नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की सुपर चर्चा में। और आज हम जानेंगे इंडी अलायंस के भविष्य के बारे में। और वो भविष्य जो है वो भूतकाल में किस प्रकार से निहित है, ये भी जानेंगे। हमारे साथ हैं विजय सरदाना जी, जाने माने राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषक। आपका स्वागत है विजय जी। नमस्कार सर। समाचार ये है कि 6 तारीख को जो खरगे साहब ने इंडी अलायंस की मीटिंग बुलाई थी वो कैंसिल हो गई है। पोस्टपोन नहीं हुई, वो कैंसिल हो गई है, दिल्ली में जो बुलाई गई थी। और उसका कारण ये बताया जाता है कि ममता दीदी ने तो कल ही कह दिया था कि मैं तो बिजी हूँ भाई, मुझे टाइम नहीं है, मैंने नॉर्थ बंगाल का अपना टूर रख रखा है, तो मैं तो नहीं आ सकती। और अखिलेश ने उनको मैसेज भेजा कि मैं तो तब आऊँगा जब तुम पहले ये तय कर लो कि उत्तर प्रदेश में अलायंस से लिए जाने वाले सारे फैसले मैं लूंगा। ये कमिटमेंट करो, तब मैं आता हूं। साथ में आम आदमी पार्टी ने ये कह दिया कि भाई देखिए, उत्तर भारत में तो सबसे बड़े हम हैं, इसलिए उत्तर भारत से संबंध में जो भी निर्णय लेने हैं वो हम लेंगे। कैसे सबसे बड़े? हमारे पास 2 प्रदेश हैं, उनमें से एक तो बड़ा प्रदेश है पंजाब और एक सिटी स्टेट है दिल्ली, और कांग्रेस के पास मात्र हिमाचल प्रदेश है। तो इसलिए हम उत्तर भारत में कांग्रेस से बड़ी पार्टी हैं अब। तो अब आप ये बताइए कि ये महान लक्ष्य कैसे प्राप्त कर लिया कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने? संजय जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। संजय जी, राजस्थान में एक कहावत है कि राबड़ी कहे मने दाता सु खाओ। बिल्कुल ठीक तो, है। तो क्योंकि आप इस समय राजस्थान में हैं, तो मुझे लगा कि इस समय राजस्थान की चर्चा होगी और सबसे बड़ा तो उलटफेर वही हुआ है। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर हम देखें तो प्रॉब्लम क्या हो गई है ना सर, हर इस डॉट डॉट गठबंधन में हर जो डॉट है ना वो अपने आप को फुल स्टॉप बना रहा है। जब डॉट्स मिलते हैं तो लाइन बनती है, लेकिन वही डॉट अगर फुल स्टॉप होता है ना तो काम रुक जाता है। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि ये चले थे तो लाइन बनाने कि हम बीजेपी से लंबी लाइन खींचेंगे। प्रॉब्लम ये हुई कि हर डॉट अपने आप में एक फुल स्टॉप बन गया, और इसीलिए पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि सर ये लोग कहीं नहीं जाने वाले, ये आपस में लड़ मरेंगे। और मोदी साहब की किस्मत अच्छी है कि उनको इतना अच्छा विपक्ष मिला है जो विपक्ष की भूमिका आपस में भी निभाता है। उनको यह नहीं समझ में आता कि लड़ाई किसके साथ है, वो आपस में लड़ने लगते हैं। तो कहने का मतलब इस पूरे प्रोसेस में यह है सर कि जितने भी लोकल छत्रप हैं, जो अपने अपने एक सूबे के सो कॉल्ड मुखिया हैं, उन सब का, जिसको हम ये कहते हैं ना कि एक एम्बिशन है कि वो भारत पे राज करेंगे। अनफॉर्चुनेटली उनको ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि उनके सामने जो चुनौती है उसको अगर संभालना है, आगे बढ़ना है, तो एक कलेक्टिव विजडम चाहिए। क्योंकि अकेले अकेले अगर इन लोगों में क्षमता होती तो बीजेपी आज यहां तक नहीं पहुंच पाती। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट तो ये है सर कि इनको हकीकत समझने में बहुत देर लग रही है, क्योंकि ईगो इज मोर इंपॉर्टेंट एंड बिगर देन ऑब्जेक्टिव। तो जब ऐसा होता है तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसी टीमों के साथ ऐसा ही होता है। तो मुझे सर इसमें कोई ताजुब नहीं लगा। लेकिन यहाँ तक ये पहुँचे कैसे? इन्होंने आरंभ तो सनातन धर्म के इरेडिकेशन से किया था, और फाइनल स्टेज में ये जातीय जनगणना की बात कर रहे थे। क्या हुआ उनका? सर सर एक कहावत और है ना कि डूबते को तिनके का सहारा।
ये सब कलेक्टिवली एक दूसरे को डुबा रहे हैं और इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा तिनका पकड़े। इनकी किस्मत में तिनका भी नहीं आ रहा। तो कभी ये जाति गणना को एक तिनके का सहारा समझ रहे हैं, कभी ये लॉलीपॉप बांटने की बात कर रहे हैं, कभी ये इकट्ठे हो जाते हैं कि ईडी और सीबीआई हमारे खिलाफ है, कभी ये सनातन धर्म के खिलाफ उल्टी सीधी बात करने लगते हैं। इन सब की मजबूरी ये है सर कि इनको ये पता लग रहा है कि इन सब के लिए जो वक्त चल रहा है, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस। ये सर्वाइवल का सवाल हो गया है, क्योंकि भारत की राजनीति में और जिस तरह से सर 5 साल होते हैं, आप समझिए सर कि 6 महीने पहले हर आदमी ये कह रहा था मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस शायद बाजी मार जाएगी। 6 महीने पहले आपको भी याद होगा, चर्चाएं आती थी। शायद नहीं, निश्चित बाजी मार जाएगी, निश्चित बाजी मार जाएगी। 6 महीने बाद क्या हुआ, ये आंसर हमारे सामने है। कोई नहीं कह रहा था कि तेलंगाना के अंदर टीआरएस हार जाएगी, कोई नहीं कह रहा था। मैं पिछली बार जब हैदराबाद में था, मैं लोगों से पूछ रहा तो कहते नहीं, ही विल कम बैक। आज क्या हाल है सर, साफ हो गए। भारत की राजनीति में 5 साल तो आप ये समझिए कि संविधान देता है कि आप 5 साल तक राज करें। जनता 5 महीने भी नहीं देती। अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं करी, आपने 1-2 उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिए, जैसे सबसे डैमेजिंग स्टेटमेंट जो रहा इस पूरे विपक्ष के लिए, जिसको कहते हैं कि इन्होंने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, पैर खुद जाके आरी में दे दिया, वो था सनातन धर्म के खिलाफ आज तक का सबसे वाहियात स्टेटमेंट कि इरेडिकेट सनातन। अरे यार, तुम जिस देश में आज बैठे हो और जिसके कारण तुम इतना बोल पा रहे हो, वो सनातन की ही देन है। अगर आप किसी और सो कॉल्ड धार्मिक देश में होते तो अभी तक लटका दिए जाते। कोई ये बोल के देख ले, मेजॉरिटी में अगर वो क्रिश्चियन है और क्रिश्चियनिटी को ऐसे बोल के देख ले, अगर इस्लाम के देश में जाए और इस्लाम के बारे में ऐसे बोल के देख ले, और फिर वो अगर जिंदा बचता हो, तन से जुदा का उसके ऊपर फतवा जारी ना हो जाता हो, तो बताइए। कहने का मतलब ये है सर कि इनको आज तक ये बात समझ ही नहीं आ रही कि टॉलरेंस और सेक्युलरिज्म तब तक है जब तक सनातन है, क्योंकि सनातन धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें ये दोनों चीजें इनबिल्ट है। उसके लिए संविधान नहीं चाहिए। अगर आप भारत के संविधान से भी ये शब्द हटा दो तो हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो इन प्रिंसिपल्स को आज से नहीं 14,000 साल से फॉलो कर रहे हैं, 14,000 साल से। तो ये हमको क्या सिखाएंगे सर? वो शब्द तो, सेक्युलरिज्म का शब्द तो डाला गया है, उसको तो एंटी हिंदुइज्म के रूप में प्रैक्टिस किया जाता है। वो सभी धर्मों में समानता के रूप में भारत में प्रैक्टिस किया ही नहीं गया कभी। सर ये बात तो अभी आप अगर जो भारत के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस एमआर शाह ने अपनी एक स्पीच में बोला है कि सेक्युलरिज्म सिर्फ एक धर्म की या एक ही साइड की जिम्मेवारी नहीं है, सबको अपनाना पड़ेगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस बात को मानते हैं कि सेक्युलरिज्म सारे घटक इस देश में नहीं मानते हैं। और अगर मान लीजिए मेजॉरिटी सेक्युलरिज्म नहीं मानता तो आज देश में हर जगह दंगे हो रहे होते। इसका मतलब यह है कि माइनॉरिटीज में ऐसे लोग हैं जो सेक्युलरिज्म को नहीं मानते। इसीलिए पीस है क्योंकि मेजॉरिटी ने उनको कंट्रोल कर रखा है। जिस दिन माइनॉरिटी की बस चली, जैसे अभी चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ी विचित्र बात कही कि भाई मेजॉरिटी कैन हैव इट्स वे बट माइनॉरिटी शुड हैव से। तो माइनॉरिटी का से ही तन से जुदा, तो माइनॉरिटी का से को अलाउ कर दिया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि माइनॉरिटी का से तब तक ही होगा जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल से को से नहीं माना जाएगा, उसको क्राइम ही माना जाएगा। तो ये बात तो हमें समझनी होगी। तो कुल मिला के स्थिति यह है सर कि जो इंडी अलायंस है, इनकी सबसे बड़ी आज दुविधा यह हो गई है कि आज ये किसी भी पब्लिक मीटिंग में अगर जाते हैं तो जनता का पहला सवाल इन सब डॉट डॉट से एक ही होता है
आपका सनातन पे क्या विचार है? अगर आपको लगता है कि जो डीएमके ने एक बेहूदी बात करी है, अगर आप उससे सहमत हैं तो बताइए, नहीं है तो विचार व्यक्त करिए। और इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सच बोल सके, और जब ये सच नहीं बोल पा रहे हैं तो इनकी स्थिति ये हो जाती है कि ये जनता के बीच में क्या कहने जाएंगे कि हम लॉलीपॉप बांटने आए हैं। खूब बांट ली थी सर, बाकी राज्यों में क्या हुआ? अगर आप उठा के देखें मैनिफेस्टो, जहां जहां पे भी चुनाव हुए हैं, दबा के लॉलीपॉप बांटी थी, लेकिन जनता ने रिजेक्ट कर दिया। तो कहने का मतलब यह है सर कि हिंदुस्तान में जो लॉलीपॉप के चैंपियन है फ्रीबीज के केजरीवाल साहब, उनको तो नोटा से कम वोट दिए जनता ने। तो जनता ने बता दिया, यार हम इतने मूर्ख नहीं है जितना तुम लोग समझने की कोशिश कर रहे हो। हम आप जितने सो कॉल्ड खादी और सफेद कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन हम भी वही रोटी खाते हैं, वही अनाज खाते हैं जो तुम खाते हो। तो जितने नेता सोच सकते हैं उससे ज्यादा जनता सोच सकती है। तो कहने का मतलब यह है सर कि स्थितियां बदल गई हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। यही कारण है कि जो डॉट डॉट अलायंस का जो कल की मीटिंग थी उसको कैंसिल करना पड़ा, पोस्टपोन भी नहीं। तो कैंसिल इसलिए करना पड़ा कि ना तो एजेंडा है, ना तालमेल है, ना कोई भविष्य है, तो फिर क्या बात करेंगे? तो ये स्थिति सबके सामने है। दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे दो नए चैनल्स टीजेडी स्पोर्ट्स और टीजेडी क्लिप्स दोनों को अवश्य सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं। ये आप कर सकते हैं, ऊपर जो देख रहे हैं आप ये क्यूआर, इनको क्यूआर देख के भी आप कर सकते हैं। और आपको मैं ये भी आमंत्रण देता हूं कि आप हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपण पर भी जाएं और वहां जाकर उसको भी आप ये क्यूआर स्कैन करके उसको विजिट कर सकते हैं। वहां जाके आप जो ये हुडी जैसे मैं पहने हुए हूँ, इस पर ओम लिखा हुआ है, ये देखिए। तो इस प्रकार के धार्मिक और राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ के आप मर्चेंडाइज ले सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो राहुल गांधी लेके चल रहे थे मामला, वो था जातीय जनगणना का। वो जातीय जनगणना क्या हुआ? अब मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, ये मुझे अवश्य समझाएं कि ये दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण जो हैं, जो कैसे हैं पता नहीं, क्योंकि यदि महाभारत की और गीता की भी परिभाषा ले लें तो यदि गुण से भी कोई ब्राह्मण होता है तो इनके तो कोई ऐसे गुण दिखाई नहीं पड़े जिसके अनुसार इनका वर्ण परिवर्तित होकर ब्राह्मण हो जाए पारसी से। लेकिन ये दत्तात्रेय गोत्र के जनेऊधारी कौल ब्राह्मण जो हैं, ये ओबीसी का राग अलापते हैं। किस लिए? कि भारतीय जनता पार्टी के एक अत्यंत कुशल ओबीसी प्राइम मिनिस्टर को हटा के स्वयं प्राइम मिनिस्टर बन सके। तो ये आपको पूरा एक अंतर्द्वंद जैसा, एक विरोधाभास जैसा दिखाई नहीं पड़ता? क्या इनको ये नहीं लगता कि पब्लिक जो है वो समझदार है? सर, कांग्रेस की ट्रेजेडी यह है कि कांग्रेस अपना इतिहास भी भूल गई है, और इसीलिए कांग्रेस और कांग्रेस से निकले हुए लोग लगातार गलतियां कर रहे हैं, या मैं और ही थोड़ा शब्द इस्तेमाल करूं कि मूर्खताएं कर रहे हैं। आप अगर 1932, हम सितंबर की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। किस लिए किया था? कि देश में जातिगत जनगणना नहीं होगी। यह महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था क्योंकि उनको यह पता था कि यह अंग्रेजों की चाल है, समाज को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, आपस में लड़वाना, ताकि ये लोग एक दूसरे की गर्दन पे लटके रहें और अंग्रेज यहां पे राज करते रहे। ये बात महात्मा गांधी ने 1932 में कही थी, और आज हम बात कर रहे हैं 91 ईयर्स के बाद, ऑलमोस्ट 90 साल के बाद
हम वही मूर्खता दोहराने की तैयारी कर रहे हैं। और वो कौन दोहराने की कोशिश कर रहा है? कांग्रेस पार्टी। और कौन लोग? जिनका सरनेम गांधी है। एक वो महात्मा गांधी थे जिन्होंने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के खिलाफ आमरण अनशन किया, और आज के गांधी वो हैं जो उसके जस्ट अपोजिट देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि इनको एक बात तो समझ में आ गई है कि अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, उसके अलावा अब इनके पास कोई इलाज शायद बचा नहीं। इन्होंने सारे इंतजाम कर लिए। पहले इन्होंने धर्म के आधार पे किया तो इनको भारी पड़ने लगा, क्योंकि जब ये माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात करते हैं तो मेजॉरिटी एकजुट होता है। तो जितना ये माइनॉरिटी के बारे में बोलते उतना बीजेपी को फायदा होता। तो इनको लगा यार ये तो बार बार उल्टा रिएक्शन हो रहा है, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। इनको फिजिक्स पढ़ी होती तो इतनी मूर्खताएं नहीं करते। दूसरी तरफ इन्होंने इस बात को भी समझ लिया कि यार लॉलीपॉप एक लिमिट के बाद काम नहीं करती। जनता को समझ में आ गया है कि यार लॉलीपॉप तो जो आएगा देगा। और जहां तक बात है देश की समस्याओं की, तो वो जहां तक ओवरऑल सिचुएशन है, तो जो सरकार पॉलिसी बनाएगी जो संविधान में है वो सबको मिलेगा, उसमें अलग से क्या होगा। और चाहे कितनी बड़ी भी लॉलीपॉप की घोषणा कर दें, पैसे नहीं होंगे तो वैसे ही पूरा नहीं करते, तो इनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं रही। तो लॉलीपॉप का कोई मतलब नहीं रहा। उसके अलावा जो आधारभूत सुविधाएं हैं जो संविधान देता है वो सबके लिए है, तो चाहे जो भी हो उसको देनी पड़ेंगी। तो अल्टीमेटली सारे तरीके हथकंडे अपनाने के बाद अब ये आखिरी हथियार खेलने पे आ गए, वो है कास्टिज्म। क्योंकि इसके अलावा अगर ये कुछ और करते तो अनफॉर्चुनेटली संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ चले जाते। ये धर्म के आधार पे या किसी और आधार पे इनका बस चलता तो ये बहुत कुछ कर लेते। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि संविधान इनको बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें करने की इजाजत नहीं देता, तो ये उससे डरते हैं। तो घूम फिर के सवाल आ गया कास्ट बेस। और इनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में आमरण अनशन किया था कास्ट सेंसस के अगेंस्ट, जबकि अंबेडकर साहब उसके फेवर में थे। और जो संविधान में रिजर्वेशन कैटेगरी क्रिएट की गई है वो एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला था बिटवीन महात्मा गांधी एंड अंबेडकर। अगर जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये 10 साल का जो शुरू में रिजर्वेशन दिया गया था ये कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला था बिटवीन महात्मा गांधी एंड अंबेडकर। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कांग्रेस और कांग्रेस से निकले हुए बाकी छोटे मोटे दल और नेता सबसे पहले तो ये बताएंगे, सुबह शाम महात्मा गांधी के आगे जाके माथा टेकते हैं, धरना प्रदर्शन भी अगर लोकसभा में करते हैं तो गांधी जी की स्टैचू के आगे बैठ के करते हैं, लेकिन उनके नियमों के लिए तो धजियां ही उड़ाए जा रहे हैं। तो फिर काय का ये तमाशा, ये ढोंग क्यों किया जाता है महात्मा गांधी के नाम पे? तो कहने का मतलब यह है सर कि इस सेंसस में भी मुझे नहीं लगता कि इनको कुछ मिलने वाला है, क्योंकि जनता इस बात को समझ गई है कि जितने ये पॉलिटिशियंस हैं ये हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता अब इतनी आसानी से बनने वाली है नहीं। और तो हमारे ये सर जी स्थितियां, क्या करेंगे? सर जी तो इंतजार कर रहे हैं, उनको सरकारी मेहमान सरकार बनाने को तैयार है। उनके दोस्त भी उनका इंतजार कर रहे हैं कि यार बहुत दिन हो गए, अब दिल्ली की हवा में बहुत पॉल्यूशन है, आप अंदर ही आ जाओ, बैठ के यहीं ताश खेलेंगे, क्योंकि 3 तो हमें, चौथा आ जाएगा तो ढंग से खेलेंगे। तो कहने का मतलब ये है सर कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर अब देखिए समस्या क्या है सर जी की, 6 महीने में ईडी को और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी है। और कल भी प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो भाषण दिया था इधर असेंबली इलेक्शंस के बाद, उसमें उन्होंने इस बात को दोबारा दोहरा दिया था कि अब जनता करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस चाहती है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इनडायरेक्ट मैसेज है कि भाई जिस जिसका नाम लिस्ट में आ गया है वो अब सब अपने अपने कपड़े और कुर्ता पजामा बांध लें, हम आपको बहुत ही जल्दी सरकारी मेहमान बनाएंगे और आपको फ्री का राशन खिलाएंगे, उसके पैसे नहीं लेंगे। लेकिन सर जी तो अब कह रहे हैं कि साहब कि हम तय करेंगे, तो इसका मतलब पंजाब में तो वो घुसने नहीं देंगे कांग्रेस को,
और पंजाब में और दिल्ली में भी नहीं घुसने देंगे, अलग अलग लड़ेंगे, तो फिर तो काम आसान करेंगे वो मोदी का। सर पहली बात तो मुझे लगता है कि अगर भगवंत मान साहब और पंजाब की आम आदमी पार्टी जरा भी सेंसिबल हुई तो उनको अपने आप को एक रीजनल पार्टी बना के पंजाब आम आदमी पार्टी के रूप में रजिस्टर कर लेना चाहिए, तब तो उनका भविष्य है। नहीं तो उनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे कि आप किसका साथ दे रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या है, क्योंकि कंफ्यूजन भयंकर होने वाला है। आम आदमी पार्टी में लगता है कि पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिल्ली में है और दिल्ली में कोई है नहीं। आप अगर नेता उठा के देख लें तो केजरीवाल के बाद कौन है, केजरीवाल के अलावा सेकंड लाइन कौन है, तो अल्टीमेटली भगवंत मान साहब के पास ये अपॉर्चुनिटी है, पहली बात। दूसरा, बीइंग जो अपना बॉर्डर स्टेट है पंजाब, केंद्र सरकार भी चाहेगी कि वहां स्टेबल गवर्नमेंट रहे, तो भगवंत मान को भारत सरकार की तरफ से पूरा समर्थन रहेगा कि आप ढंग से गवर्नेंस करें, क्योंकि अभी तक बीजेपी का पंजाब में कोई बहुत बड़ा बेस है नहीं। अगले 3-4 साल अगर पंजाब की सरकार अच्छा काम करती है और भारत सरकार उसको समर्थन देती है, मेरा एक हाइपोथेसिस ये है कि अगर भगवंत मान साहब स्प्लिट हो जाते हैं और एक रीजनल पार्टी बनती है, तो भाजपा और आम आदमी पंजाब के बीच में एक अलायंस हो सकता है आने वाले विधानसभा के लिए, और कई संभावनाएं निकलेंगी, क्योंकि बादल साहब के साथ तो देखिए मुझे नहीं लगता बीजेपी में कंफर्ट रहेगा। वो तो बड़े बादल साहब जब तक हैं तब तक बात अलग है, लेकिन छोटे बादल साहब के साथ वेवलेंथ नहीं मैच करती, उनकी बड़े आइडियोलॉजी तो मैच चले नहीं। गए ना। मैं वही कह रहा हूं, जब तक वो थे तब तक ही था, उसके अलावा छोटे के साथ तो कोई अलाइनमेंट नहीं बनता। कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही। अब बची बात ओवरऑल कि वहां होगा कौन, तो इसीलिए पंजाब एक सेंसिटिव एरिया है। उसको बीजेपी को और आम आदमी पार्टी भगवंत मान और उनकी टीम को अलग ढंग से देखना चाहिए। जब तक वो अपने आप को केजरीवाल साहब के साथ चिपका के रखेंगे, मुझे नहीं लगता कि पंजाब आम आदमी पार्टी कोई अपनी जगह बना पाएगी या बड़ा काम कर पाएगी। जितना भी वो अच्छा काम करेंगे, केजरीवाल की पूरी कोशिश होगी कि उसका क्रेडिट अपने नाम पे ले, क्योंकि उसी सर्टिफिकेट को दिखा दिखा के तो वो बाकी देश के अंदर चर्चा करेंगे। दिल्ली में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, तो बाकी इनके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं पंजाब के अलावा। और पंजाब का अच्छा काम अगर कुछ भी होता है, हालांकि थोड़ी बहुत वहां पे खबरें बहुत अच्छी नहीं आ रही हैं, भगवंत मान साहब को देखना होगा, क्राइम रेट और ड्रग्स को लेके जनता में रोष बढ़ रहा है पंजाब के अंदर, वाटर टेबल को लेके, पराली को लेके, और काफी ग्राउंड लेवल के चैलेंजेस हैं। तो दिल्ली की राजधानी से हटें, पंजाब पे फोकस करें, भविष्य वहीं पे है। तो काफी घटनाक्रम होने वाला है जिसको देखना पड़ेगा। आपने वाटर टेबल और पराली का उल्लेख किया, और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को यहाँ पर एक कल्ट स्टेटस हासिल है भारत में। लेकिन आप, चूंकि आप एग्री साइंटिस्ट भी, एग्री इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो आप ये बताएंगे कि ये पंजाब में ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो एक्सपेरिमेंट था, वो पंजाब में क्यों किया गया? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की जो भी क्रॉप्स थी, उनके लिए वो आइडियल एग्रो क्लाइमेट था? सर दो चीजें इंपॉर्टेंट थी पंजाब में। एक तो देखिए एग्रो क्लाइमेटिक के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी पानी। अब तो हमारे पास इरिगेशन के हमने बहुत सारे डेवलपमेंट कर लिए, लेकिन अगर देखें तो पंजाब का जो नाम है, 5 आब मतलब 5 नदियों का प्रदेश, तो जितना पानी जो इंपॉर्टेंट वाटर था वो था पंजाब के अंदर, और वहां जमीनें खाली थी। बाकी जगह तो हिंदुस्तान में फसलें होती थी। जब पार्टीशन हुआ तो जो पंजाब का सबसे फर्टाइल एरिया था वो चला गया पाकिस्तान में, लाहौर और उसके आसपास का जो इंपॉर्टेंट एरिया था। तो जो भारत के हिस्से आया वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड और अनफर्टाइल लैंड थी, क्योंकि पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था। इसीलिए भारत सरकार को जब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आई, तब भाखड़ा नांगल डैम, उससे निकलने वाली नहरें, उससे पूरे पंजाब में सिंचाई का इंतजाम, ये सब करना इसलिए जरूरी था क्योंकि उस समय
जिसको ये कहा जाता था कि भारत की जो फूड सिक्योरिटी है, शिप टू माउथ, कि अगर जहाज आएगा तो अनाज आएगा वाला हिसाब था। उसको अगर हम नहीं चेंज करते तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इतने बड़े देश को एकजुट रखना, सॉवरेन रखना, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी आप तब तक नहीं रख पाएंगे जब तक आप फूड सिक्योर नेशन नहीं हो सकते। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी साहब मैडम का यही कहना था कि यार सबसे पहले फूड सिक्योरिटी पे फोकस करो, नहीं तो चाइना वॉर, पाकिस्तान वॉर, 71, 62 इस तरह के जो झगड़े हुए थे, इसकी प्रॉब्लम यह थी कि हमारे को हमेशा अमेरिका का दबाव झेलना पड़ता था। और कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन और लीडर ये नहीं चाहेगा कि मैं कटोरा लेके जाऊं और उनका डिक्टेट सुनूं और राष्ट्रीय हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज करूं, ये कोई भी नहीं चाहेगा। तो इसीलिए फूड सिक्योरिटी को डेवलप करने के लिए अगर आप असेसमेंट देखें तो पानी चाहिए। एश्योर्ड पानी था वो हिमालय से निकलना था। हिमालय की जो नदियां थी जहां पे पानी को लेके हम डेवलपमेंट कर सकते थे वो था पंजाब का एरिया। इसीलिए पंजाब की प्रायोरिटी हुई और जो इमीडिएटली खाने के लिए चाहिए था वो था अनाज। अनाज को आप पानी देंगे, प्रोडक्शन देंगे, तो आपने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहां पे पंजाब के किसानों को टेक्नोलॉजी दी। उनको जरूरत भी थी क्योंकि उनके पास क्षमता थी लेकिन साधन नहीं थे। तो जब उनको साधन दिए गए, उनकी क्षमता लगी, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन हुआ तो लोग वापस काम बंद ना कर दें, इसलिए एमएसपी इनिशिएट की गई कि आप मेहनत के हम आपसे खरीदेंगे, और खरीद के रखने के लिए आपने एफसीआई बनाया। तो ये सारी चीजें सर इंटरकनेक्टेड है। ग्रीन रेवोल्यूशन, एमएसपी और एफसीआई, ये तीनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि पूरा फोकस पंजाब पे रहा। और यही कारण था, अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जिसको हम कहते हैं ना कि बैलेंस्ड ग्रोथ, वो हुई नहीं। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे काम अच्छा किया, लेकिन जब उसमें हमने पॉलिटिक्स घुसेड़ दी कि हम बिजली भी अब आपको फ्री देंगे, तो किसानों को लगा कि यार जितना पानी डालेंगे उतनी फसल ज्यादा होगी, तो उन्होंने और ज्यादा पानी वाली फसलों का इस्तेमाल करने लगे और बाकी काम हुए। एक्सेस फर्टिलाइजर का हुआ क्योंकि फर्टिलाइजर सस्ती थी, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना था। और होता क्या है ना सर कि फ्री बीज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप एक बार ये चीजें शुरू कर देते हैं, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ये अफीम है। तो आज फ्री बिजली पंजाब के लिए अफीम है, उसके बगैर वो रह नहीं सकते। और जितना फ्री बिजली पंजाब में आप दोगे उतना पंजाब की दुर्गति होगी। पंजाब का किसान और पंजाब का आदमी ये मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो नशा होता है ना फ्री बीज का, ये पंजाब को ले डूबेगा। और पॉलिटिशियंस को ये लगता है कि अगर हम इनको ज्ञान देने गए तो जनता कहेगी यार इसको हटाओ। क्योंकि जो आदमी, अगर मैंने तो डी एडिक्शन कैंप चलाए हैं राजस्थान में, कि जो शराबी होता है या नशेड़ी होता है या जो अफीम खाता है, डोडा जिसको आप लोग अपने राजस्थान में बोलते हैं, अगर आप उस पोस्ट को, डोडा को, जो आदमी उसके भले के लिए उसको नहीं देता, वो जो एडिक्शन वाला इंसान है, सबसे ज्यादा गालियां वो उसी को देता है जो उसका भला चाहता है, क्योंकि वही सामने होता है। तो प्रॉब्लम ये है। और पॉलिटिशियंस में इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि स्टेट्समैनशिप नहीं रही हमारे पॉलिटिशियंस में। आज कोई एक भी पॉलिटिशियन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो ये कह के खड़ा हो जाए कि मैं कह रहा हूं तुमको करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए लास्ट टाइम अगर मैं कहूं स्टेट्समैनशिप क्या थी, वो थी लाल बहादुर शास्त्री जी की कि भाई देश में अनाज नहीं है, आप खाना कम करिए, नहीं तो हम लोगों को निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी। और लोगों ने फॉलो किया। वो होता है राजनेता। आज तो सब राजनीतिज्ञ हैं, और वो भी जिनका कोई आधार नहीं है, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी डॉट डॉट अलायंस बनाएंगे, कभी अलग लड़ेंगे। तो ये स्थिति हिंदुस्तान की है। तो इसीलिए अब जनता को सोचना होगा। और पंजाब की जब आप बात कर रहे हैं वाटर टेबल को लेके, पराली को लेके, तो मैं तो फिर कहूंगा कि ये पंजाब की जनता को खुद सोचना होगा कि उनका भविष्य क्या है। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा अगले 10 साल के अंदर भी वो अपने आप को बचा पाएंगे। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है पंजाब में सर,
हर महीने 1 फुट पानी नीचे जा रहा है, हर 1 फुट महीने पर मंथ, हर महीने। क्योंकि तो मैंने इसको जब फिर रेगिस्तान हटा बनने के, से कौन रोकेगा? आज चले जाइए ना सर, आप सतलुज के किनारे पंजाब एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के जो फार्म हैं, जहां पे एयरटेल ने अपने फार्म लगाए थे, मैं उनको हेल्प कर रहा था जब वो शुरू हुआ था। आप जब वहां बिल्कुल सतलुज के बाजू में 50 मीटर दूर आप जब मिट्टी में चलते थे तो ऐसा लगता था कि यह बालू पे चल रहे हैं। पहले साल 2 साल तक तो एयरटेल ने जब अपना वो फील्ड फ्रेश के प्रोजेक्ट शुरू किए थे तो सिर्फ वही फसल उगाई थी जिससे जमीन में ऑर्गेनिक कंटेंट इंप्रूव हो। इतना बुरा हाल है सर जमीन का वहां पे, एकदम बालू से ऐसी रेत हो गई जैसे रेगिस्तान में होती, और एकदम फाइन सैंड। तो कहने का मतलब है सर कि ये पंजाब को खुद सोचना होगा। ये शॉर्ट टर्म गेम में अपने लालच में ये खुद अपनी जनरेशन को बर्बाद कर देंगे। हम अभी बोलेंगे तो किसानों को वहां लगेगा, किसान नेताओं के, यार ये क्या है हमारे खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि उनका ईगो प्रॉब्लम है। वो दिमाग का कम इस्तेमाल करते हैं, ईगो ज्यादा दिखाते हैं। ठंडे दिमाग से उनको सोचना होगा, तभी किसानों का और पंजाब का भला होगा। सब्सिडी देने से और फ्री बिजली देने से कुछ नहीं होने वाला पंजाब का, आप गर्त में और जाओगे। और इसी में अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि ये जो तेलंगाना में एक रिलीफ मिली है कांग्रेस को, और नॉर्थ की तो हमने बात कर ली, तो इस तेलंगाना की रिलीफ के क्या इम्प्लीकेशन है 2024 के लिए? देखिए सर, जहां तक बात है तेलंगाना की, क्योंकि अभी कांग्रेस का वहां, सॉरी बीजेपी का अभी बेस है नहीं डाउन साउथ। अगर हम विंध्याचल के नीचे देखें, महाराष्ट्र के बिलो, कर्नाटक में भी उन्होंने थोड़ा बहुत प्रयास किया, तेलंगाना और आंध्रा में भी शुरुआत है पार्टी गठन की, तमिलनाडु में, बाकी जगह पे भी। तो निश्चित रूप से जो ट्रेडिशनल पार्टी थी तेलंगाना आंध्रा में वो है कांग्रेस। और जब लोगों को लगा कि भाई कांग्रेस, अब एक चीज और देखिएगा सर, मैं अगर आपको नक्शा, अगर आप जहां पे चुनाव हुए हैं तेलंगाना का, आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, हैदराबाद के आसपास ही जो अपना तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है उनको वोट मिले। अगर आप क्या ध्यान से तेलंगाना का पूरा मैप जो देखें तो ऑमलेट लगता है वो। सेंट्रल तेलंगाना पूरा पिंक है। मैं वही कह रहा हूं सर, वो ऑमलेट लगता है, ब्लू ऑमलेट, बीच में पिंक है, चारों तरफ नीला है। तो कहने का मतलब ये है कि वो बाकी रूरल एरिया में सारी जगह पे रहा कांग्रेस, और हैदराबाद और इसके आसपास करीब 100 किलोमीटर तक ही जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है उसका प्रभाव था। यही गलती चंद्रबाबू नायडू साहब ने की थी। होता क्या है ना सर, मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस जो आंध्रा के हैं, तेलंगाना के हैं, उनको ये लगता है कि हैदराबाद का डेवलपमेंट हो गया मतलब आंध्रा या तेलंगाना का डेवलपमेंट हो गया। चंद्रबाबू नायडू साहब ने इतना अच्छा काम किया था, हैदराबाद को बेंगलोर के बराबर लाके खड़ा कर दिया था। लेकिन उस समय आंध्र प्रदेश के लोग ये कहते थे कि चंद्रबाबू नायडू इज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद। वो पूरे स्टेट को समझ ही नहीं पा रहे हैं, या तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या सिर्फ हैदराबाद। मुझे लगता है कि यही गलती इस बार टीएसआर ने करी, क्योंकि इन्होंने भी तेलंगाना के आसपास ही जहां तक मीडिया कवरेज होता था बस वहां तक काम किया, ये रूरल एरिया में काम करना भूल गए। हालांकि इन्होंने स्कीम्स चलाई, किसानों को बहुत कुछ फायदा दिया, लेकिन जो देना चाहिए था इनको वहां पे एक्चुअल डेवलपमेंट वर्क, वो नहीं हो पाया। और ये जो खामियाजा था काफी इनको उठाना पड़ा। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने खूब जम के लॉलीपॉप बांटे। अगर आप देखें, एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन मैं कर रहा हूं सर, अगर आप देखें कि किस तरह से बीजेपी ने स्कीम चलाई या अपने जो घोषणा पत्र दिए राजस्थान में, और आप घोषणा पत्र उठा के कांग्रेस का देख लीजिए तेलंगाना में, मैं फिर कह रहा हूं कि तेलंगाना के पास पैसा नहीं है। तेलंगाना ने इतने ज्यादा कर्जे ले लिए हैं आउट ऑफ बजट कि अब उनके पास क्षमता नहीं है, और जो कांग्रेस ने प्रॉमिस किए हैं ये पूरा नहीं कर पाएंगे, और फिर एक नया बवाल शुरू होगा। तो कहने का मतलब यह है सर कि कांग्रेस के इस पूरी घटनाक्रम में लॉलीपॉप्स का बहुत बड़ा रोल है। थोड़ी बहुत गलती टीएसआर से ये हुई कि उन्होंने डीप साउथ में या डीप रूरल एरिया में विजिट्स नहीं किए। वो आंध्रा के अंदर मतलब
कैपिटल के आसपास ज्यादा रहे, डीप में नहीं गए, वहां पे विजिबिलिटी कम रही, तो कनेक्ट नहीं हो पाए। और बीजेपी ने काफी अच्छा काम किया, ऑलमोस्ट जो उनका वोट शेयर है वो डबल हो गया, तो मेरे ख्याल से 1 से 8 सीटें हो गई। तो जी हाँ, जी हाँ। प्रयास है, फाउंडेशन बनाना शुरू कर दिया है बीजेपी ने, और मुझे लगता है अगले 5 साल में काफी कुछ प्रभाव दिखेगा। तो अब इस पूरे सिनारियो को एक बार देखते हुए, और केवल बचती है तो एक ममता दीदी बचती हैं, जो अपने बेस को संभवतः बचा पाएंगी पूरी तरह से। तमिलनाडु में भी अन्नामलाई ने इनके लिए समस्याएं खड़ी कर रखी हैं। अभी पता नहीं उसका डिविडेंड इतने शीघ्र आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। कर्नाटका में जेडीएस का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बनने के बाद में तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ कांग्रेस के पास बचेगा। वैसे भी पिछली बार भी उन्होंने कर्नाटका में सरकार बनाई थी 2018 में, और 2019 में केवल 2 सीटें जीती थी, याद करें। तो स्थितियां तो इनके पक्ष में है नहीं। तो 2024 का सिनेरियो आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, जो नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया की जहां तक बात है, वहां बीजेपी का बेस स्ट्रांग है। और रही बात साउथ की, तो इनरोड्स जैसा हमने देखा, तेलंगाना में बीजेपी ने इनरोड्स किया, कर्नाटक में सरकार थी, अपनी ही गलतियों के कारण वहां पे डूबे, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे तो कभी कभी ताजुब होता है कि बीजेपी के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी टेक्नोलॉजीज हैं, ये अपने वहां के एमएलएज और एमपीज का मंथली रिकॉर्ड क्यों नहीं मंगाते हैं कि भाई तुमने पिछले महीने क्या काम किया, रिपोर्ट दो ना। वहां के चीफ मिनिस्टर का मंथली कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होता कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पूरे हो गए, किसका क्या प्रोग्रेस है। जब आपको पता है कि 5 साल बाद चुनाव में जाना है, सत्ता आपको दे दी, उसके बाद मॉनिटरिंग क्यों नहीं करती बीजेपी। और यही होता है कि बाद में पता लगता है करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि आपके पास पूरा फीडबैक मैकेनिज्म है। ये बात सही होगी कि भाई चलो आप चीफ मिनिस्टर के काम में इंटरफियर क्यों कर रहे हो। चीफ मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ बीजेपी, नॉट सीनियर टू बीजेपी, ये बात तो समझनी पड़ेगी। तो आप अगर चीफ मिनिस्टर के साथ मंथली रिपोर्ट ले रहे हैं, वहां के कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, आज तो टेक्नोलॉजी है, आप व्हाट्सएप और ईमेल अकाउंट दे सकते हो ना कार्यकर्ताओं को, कि अगर आपको लगता है कहीं करप्शन है, कहीं कुछ है, आप लिख के भेजिए। और वो सवाल फिर वहां के लोकल एमएलए से पूछा जाए, तेरे एरिया में क्या हो रहा है, जवाब दो, क्योंकि हमारे पास इस तरह के फोटोग्राफ्स और फीडबैक और वीडियोस आ रहे हैं। अगर बीजेपी चाहे तो एक पूरा सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म अपने हेड ऑफिस में स्टैब्लिश कर सकती है, फॉर एवरी एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड फॉर एवरी एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्यों नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबकि बहुत आसान है। जनता फीडबैक देगी, आपके पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, पैसे की कमी आपके पास है नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है, सब कुछ है, तो इच्छा शक्ति नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है? और तो कोई कारण हो नहीं सकता ना सर। तो एक तो सवाल ये है। रही बात ईस्ट की, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने बेस अच्छा पकड़ा, यूपी तक, उड़ीसा तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। अब घूम फिर के जो एरिया बचा है, वो बचा है वेस्ट बंगाल एंड बिहार। बिहार में कोई बहुत ज्यादा ऑपोजिशन का फ्यूचर मुझे दिखता नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू जी आपस में कब तक हैं, कास्ट पॉलिटिक्स को धीरे धीरे वहां भी खत्म होना ही पड़ेगा, इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। अल्टीमेटली लास्ट गोल बचता है, वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक ही इश्यू आता है, वो है मिलिटेंसी को लेकर। मिलिटेंसी मतलब एग्रेशन। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद जो हत्याकांड हुआ, जिस तरह से क्राइम हुए, उस समय बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो खामोश रही, इसने लोगों के कॉन्फिडेंस को हिला दिया। उस समय अगर बीजेपी इंटरवीन करती, सेंट्रल फोर्सेस भेजती, वहां पे गृह मंत्रालय की रिपोर्ट जाती, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लोगों को यह लिखता कि बीजेपी की सरकार हमारे पीछे खड़ी है, तो लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। बीजेपी ने क्यों शांति बनाए रखी, मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों के दिल में एक ये बात बैठ गई है कि क्या हम केंद्र सरकार को ट्रस्ट करें या ना करें।
आज क्रेडिबिलिटी सेंट्रल लीडरशिप की है बीजेपी की कि व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल। तो जब तक बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप अपने विचार क्लियर नहीं करेगी कि कार्यकर्ताओं के साथ कब तक और कहां तक खड़ी है, तब तक ममता बनर्जी का जो गेम प्लान चल रहा है विद माइनॉरिटी एंड विद अपीजमेंट एंड बाकी वायलेंस को लेके, ये कॉम्बिनेशन से ऑपोजिशन खड़ा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप वेस्ट बंगाल में लोगों से बात करें तो लोग ये कहते हैं कि जो एंटी सोशल एलिमेंट पहले कम्युनिस्ट पार्टीज में हुआ करते थे, तो जब कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स ममता दीदी की पार्टी ज्वाइन कर ली। तो उनको तो पॉलिटिकल पैटर्नेज चाहिए। तो पहले कम्युनिस्ट पार्टी करती थी, आज ममता दीदी पैटर्नेज दे रही हैं। उससे उनका फंड भी आता है, उगाई भी होती है, नेतागिरी भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन अब जनता क्या करे, मुंह खोले तो किसके भरोसे? उनको पता है कि मुंह खोलेंगे तो मार दिए जाएंगे। तालिबानी शासन एक हिसाब से उनको लगता है वहां पे। तो जब तक बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करेगी कि अपने ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता के साथ वेस्ट बंगाल में वो कब तक और कहां और कैसे खड़ी है, फील्ड ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब तक फील्ड लेवल को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो रिस्क नहीं लेंगे, उनको भी अपनी जान की परवाह है। तो चैलेंज ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। वेस्ट बंगाल की हार या जीत डायरेक्ट डिपेंड करेगी सेंट्रल लीडरशिप पे। जी, और ये जो डीएमके के जो सांसद हैं वो तमिलनाडु से खड़े होकर लगातार अपमानित करते हैं आजकल उत्तर भारतीयों को, उत्तर भारत को। तो उससे कांग्रेस को क्या लाभ होता है कि वो चुप रहते हैं? क्योंकि उससे अभी मैं देख रहा था ट्वीट आया हमारे गुरुमूर्ति का, एस गुरुमूर्ति का। वो कह रहे थे कि भाई ये जो कर रहे हैं उससे इनको, डीएमके वालों को एक एक्स्ट्रा वोट नहीं मिलना है तमिलनाडु में, क्योंकि ये बदतमीजियां ये बरसों से कर रहे हैं लोग, उसके आदी हैं, उससे कुछ इनका फायदा नहीं होना है। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि कांग्रेस के और शेष इंडिया अलायंस के लाखों वोट जो हैं वो पिट जाएंगे शेष भारत में। तो ये कांग्रेस को ये समझ में नहीं आता क्या? बिल्कुल ही नहीं समझ में आता, ना समझ है। देखिए, इसमें दो लेवल पे मुझे लगता है कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से हमने नॉर्थ इंडिया में अयोध्या का मुद्दा, अपना ज्ञानवापी का मुद्दा, मथुरा का मुद्दा, हमने अपने प्राचीन तीर्थ स्थलों की ग्लोरी पे काम शुरू किया है। आप अगर तमिलनाडु चले जाएं तो मुझे लगता है हिंदू संस्कृति के सबसे बड़े, मैं राम जन्मभूमि या कृष्ण जन्मभूमि या मैं काशी विश्वनाथ की या इलाहाबाद की आप या अपने प्रयागराज की बात छोड़ दीजिए, जो 4-5 इंपॉर्टेंट है, या अपना उज्जैन है, महाकाल है, इसका अपना मंदिर जो है, इसमें इनको छोड़ दीजिए। तो हिंदू संस्कृति की सबसे बड़ी अगर कहीं धरोहर है तो वो है तमिलनाडु में। मीनाक्षी टेम्पल, बाकी टेम्पल, ये वो धरोहरें हैं जिनको आपको ताजमहल से ज्यादा वैल्यूएबल है अगर आप वहां जाके देखें। जो नहीं गए हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आप हिंदू संस्कृति के जो मंदिर हैं तमिलनाडु में, आप उनको जाके देखिए। बीजेपी को एग्रेसिवली हिंदू कल्चर जो तमिलनाडु में है उसको प्रमोट करना चाहिए। वहां की जनता को लगना चाहिए कि पूरा देश उनके साथ है, क्योंकि आप हिंदू संस्कृति की धरोहर को बचाए हुए हो। और जब तक ये समर्थन पूरा देश तमिलनाडु में जो हिंदू संस्कृति के संरक्षक हैं, वहां की जनता, वहां के जो लोग हैं, जब तक पूरा देश उनके साथ खड़ा नहीं होगा, इस तरह की फालतू बातें करने वाले वहां पे डीएमके जैसे बहुत होंगे। लेकिन जिस दिन हमने चोला साम्राज्य, बाकी हमारे जितने भी एक से एक टेम्पल वहां हैं, चाहे वो मीनाक्षी टेम्पल हो, नटराज हो, बाकी हो, महाबलेश्वरीपुरम हो, दुनिया भर के टेम्पल है। और भयंकर, जिसको मैं कह सकता हूं कि सर ट्रीट है। मैं गया था पिछले 5-6 दिन का, एक मैंने बाई रोड राउंड लगाया था, 14 टेम्पल में देखे थे मैंने। सर ये हमारी धरोहर है। अनफॉर्चुनेटली हम नॉर्थ इंडिया में बैठ के उनकी चर्चा नहीं करते हैं। हमारी पूरी चर्चा अयोध्या, मथुरा,
अपने वाराणसी तक रुक के रह जाती है। हमें तमिलनाडु में साउथ में जो हिंदू संस्कृति के टेम्पल्स हैं उनकी चर्चा उसी लेवल पे करनी होगी, क्योंकि वो 2-2 हजार साल पुराने हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम बात कर रहे हैं मिस्र के पिरामिड की, जहां पे एक पत्थर 25 टन का है और उसको हम कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड कि यार ये ऊपर कैसे पहुंचा होगा। चोला साम्राज्य में टेम्पल ऐसे हैं जिसका टॉप जो पत्थर है उसका वजन है 250 टन। उसकी कोई बात नहीं करता है कि वो कैसे पहुंचा होगा ऊपर 500 फीट। तो कहने का मतलब है कि हमारी संस्कृति को हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया के आगे देखना बंद कर दिया। ये हम सब हिंदुओं ने गलतियां करी और बीजेपी सरकार को, बीजेपी की पार्टी संगठन को, आरएसएस को, जितने हिंदू संस्कृति से संबंधित लोग हैं उनको तमिलनाडु में जो ये मंदिर हैं इनकी चर्चा खुल के करनी चाहिए, विजिट करना चाहिए, ताकि वहां पे इन लोगों को हिम्मत बंधे। और जब इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों को वहां पे एक कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा, तो ये जो खेल खेला जा रहा है ना डीएम के द्वारा, ये अपने आप साइडलाइन होंगे और फिर वहां पे वही आइडियोलॉजी सामने आएगी जो डिजर्व करती है। तो हमने खुद गलतियां करी हैं सर, और इसका फायदा डीएमके उठा रहा है। और मुझे लगता है ये सोशल मीडिया का जमाना है। हम लोगों ने जो गलतियां करी हैं छोटी सोच के कारण, क्योंकि हम लोग साउथ इंडिया ट्रेवल नहीं करते बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, आई थिंक हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हमारी उस धरोहर को हम कैसे उभारें। उससे वहां की संस्कृति उभरेगी, वहां के जनमानस में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे पॉलिटिकल इक्वेशन बदलेगी जो इस देश के हित में होगी। जी, तो आज की चर्चा को अब इसी बिंदु पर समाप्त करते हैं, क्योंकि लग रहा है कि इन्होंने पूरा अपना आत्मघात कर लिया है और आपस में झगड़े इतने बढ़ गए हैं कि अब ये सुलझते हुए लग नहीं रहे हैं। तो पूरा कार्य जो है एक तरह से स्वयं ही यह रास्ता साफ करते जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और इसलिए यदि मोदी ये कहते हैं कि हैट्रिक ऑफ विक्ट्रीज सेमीफाइनल में होने के बाद हैट्रिक ऑफ विक्ट्रीज, यानी कि 2014, 19 और फिर 24, ये दूसरी वाली हैट्रिक भी होगी, तो मुझे लगता है कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।